नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जिस प्रकार से हमारे कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 4 प्रतिरक्षा व रक्त समूह की चर्चा हमारी प्रारंभ है। इससे पूर्व आपने विज्ञान से संबंधित 3 चैप्टरों का अध्ययन किया है और निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन चैप्टर को अच्छी तरह से देखकर नोट्स को पढ़ लिया होगा, उसको लिख भी लिया होगा। आज जब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो इससे पूर्व कल हमारी जो चर्चा हुई थी प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, तो आपने समझा है, देखा है हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर होता है यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता है वो सभी जीवों में उपस्थित है और निश्चित तौर पर इसी क्षमता से वो अपने प्रत्येक दिन को करते हैं, अपने कार्य को करते हैं और बहुत ही कम बीमार होते हैं। जब बीमार होते हैं तो किस प्रकार से वो सूक्ष्म जीव हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करते हैं, शरीर के विभिन्न ऊतकों पर अटैक करते हैं और निश्चित तौर पर हम बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रतिजन क्या है? देखो, पहले प्रतिरक्षा के बारे में आपने पढ़ा, प्रतिरक्षा के साथ ही आपने एंटीजन यानी कि प्रतिजन के बारे में कल चर्चा की थी। आज जो हमारा बिंदु आ रहा है वो है प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी, एंटीजन और एंटीबॉडी अंग्रेजी में कहते हैं। तो अब प्रतिजन के साथ जो प्रतिरक्षी होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होगी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें क्योंकि इसके बारे में 2 से 4 क्वेश्चन जो आ चुके हैं बोर्ड परीक्षा में, जिससे अभी मैं आपको समझाऊँ। आज कल प्रतिरक्षी की बात करेंगे, कल आपने प्रतिरक्षा और प्रतिजन की बात की थी, आज केवल हम प्रतिरक्षी की बात करेंगे, जिससे आपका ये आधा जो चैप्टर है वो पूरा होगा। इसके बाद रक्त समूह की शुरुआत होगी, यानी कि रक्त समूह पूरा चैप्टर पूरा टॉपिक वो हम अलग लेंगे। तो प्रतिरक्षा हो गया, प्रतिजन को कल आपने देखा एंटीजन, आज हम केवल प्रतिरक्षी की बात करेंगे। तो प्रतिरक्षी आप देखेंगे, प्रतिरक्षी वह प्रोटीन होता है। सबसे पहले एक एक शब्दों को आप समझेंगे। प्रतिरक्षी वह प्रोटीन होता है जो शरीर में उपस्थित बी लसिका कोशिका, जहां जहां ब्लड हो रही है उसको उस शब्द को पकड़ेंगे आप। प्रतिरक्षी वह प्रोटीन होता है, यानी कि प्रतिरक्षी क्या? प्रोटीन जो शरीर में उपस्थित बी लसिका कोशिका द्वारा किसी प्रतिजन से, अब प्रतिजन क्या है? वह बाहरी पदार्थ जो कल आपने देखा था, यहां पर इन शब्दों को समझें। प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण निर्मित होता है, यानी कि अनुक्रिया के बाद बनता है, यानी कि 2-3 शब्दों को आपको पकड़ना है। प्रतिरक्षी वह प्रोटीन होता है जो शरीर में उपस्थित बी लसिका कोशिका द्वारा प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण बनता है, यानी कि इस क्रिया के बाद बनता है तथा विशेष प्रतिजन से संयोजित हो जाता है, जिसे हम प्रतिरक्षी कहते हैं। और प्रतिरक्षी को अंग्रेजी में हम IG से लिखते हैं और IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। अब पहला प्रश्न मैं आपको बता दूं, IG की फुल फॉर्म लिखिए। इस प्रश्न को देखिए आप, IG जिसकी फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि जो प्रतिरक्षी होते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं जो शरीर में उपस्थित होते हैं और जो बी लसिका कोशिका द्वारा किसी प्रतिजन से, और प्रतिजन बाहरी पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करते हैं, से अनुक्रिया करके बनता है, यानी कि निर्मित होता है तथा विशेष प्रतिजन से संयोजित हो जाता है, उसे हम प्रतिरक्षी कहते हैं। और प्रतिरक्षी का सिंबल यानी कि प्रतीक IG है, जिसे इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। और इसकी परिभाषा ये भी होती है कि प्रतिरक्षी क्या है, तो प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। तो देखो प्रश्न कैसे बना, बहुत ही सरल प्रश्न बना था। प्रतिरक्षी क्या है? तो आपका आंसर क्या था? प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आपने स्टार्टिंग से लिखी कि प्रतिरक्षी क्या है? प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। तो ये इसकी एक छोटी सी परिभाषा, और ये परिभाषा आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है। प्रतिरक्षी क्या है? ओके, तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसको पैराटोप कहते हैं। ये ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान रखें। पैराटोप क्या है? तो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है। प्रतिरक्षी प्रोटीन है
प्रतिजन बाहरी पदार्थ है तो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराट्रोप कहलाता है। तो अब ये प्रश्न बन गया पैराट्रोप किसे कहते हैं, तो केवल एक ही लाइन का आंसर है जिसे आप यहाँ पर समझेंगे। तो ये प्रतिरक्षी जो पूर्व पहले से शरीर के अंदर उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड्स इसे आप देखेंगे, और प्रतिजन बाहरी पदार्थ या रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है और विशेष कोशिका से संयोजित होता है जिसे हम प्रतिरक्षी, और संयोजित होने के बाद प्रतिरक्षी की संरचना कैसे होगी, तो ये जो दूसरा प्रश्न है बड़े ध्यान से देखना आप लोग। प्रतिरक्षी की संरचना का ये जो आप एक रेखा चित्र देख रहे हैं ये परीक्षा में 1 नंबर का आ चुका है। अब आप देखो प्रश्न, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन 1 नंबर का प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, और ये जो चित्र है ये भी सिर्फ स्पेशल डायग्राम पूछा था, प्रतिरक्षी अणु की संरचना बनाइए 1 नंबर का। तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है बहुत ही सरल है। अब आप इसमें देखें, यहाँ पर एक लिखा हुआ है देखो हिंज क्षेत्र, यानी कि इन दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ने वाला जो भाग है हिंज, ये जो बीच के जो खांचे नजर आ रहे हैं इसको जॉइंट जो जिसको हम बोलते हैं। तो ये देखो इसमें 2 प्रकार की संरचना बनती है। इसका आकार देखें, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का आकार देखें तो अंग्रेजी का एक तो वाई अक्षर देखें आप लोग, जिस प्रकार से अंग्रेजी का वाई बनाते हैं इस प्रकार से देखो ये चित्र हमें नजर आ रहा है, और दूसरा है एच आकार का। इसको अगर भूल जाए तो ये एच आकार की जो श्रृंखला आपको नजर आ रही है इसको देखो, यानी कि वाई एच आकार की श्रृंखला का चित्र बनता है जो पॉलीपेप्टाइड, ये 2 श्रृंखलाएं हैं देखिए आप लोग, जो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है जिसमें से एक हल्की और एक भारी एचल संरचना बनती है। और 2 प्रकार की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनती हैं जिसे हम द्विलक कहते हैं। कभी कभी एकलक भी होता है, चतुर्लक भी होता है, आगे ऐसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो बनती हैं जो जुड़ती जाती हैं। तो इस प्रकार से एकलक, द्विलक, चतुर्लक इस प्रकार से जो है श्रृंखलाएं जिस प्रकार जुड़ती हैं तो वो प्रतिरक्षी अणु की संरचना बनाती हैं। ये दोनों देखिए आप प्रतिजन क्रिया स्थल, ये जो खांचे देख रहे हैं बिल्कुल दोनों तरफ, इसके बाद एक सीधा COOH, दूसरा NH2, एक अस्थिर भाग दूसरा स्थिर भाग। इस प्रकार से ये जो डायग्राम है और हिंज क्षेत्र जो दोनों श्रृंखलाओं को आपस में बांधे रखता है, जोड़े रखता है। तो यहाँ पर एक प्रतिरक्षी अणु का चित्र जो है इस प्रकार से आपकी परीक्षा में आ चुका है। अच्छे से आप इसको समझेंगे तो क्लियर आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या स्थिति है ये। इसके बाद देखें अंग्रेजी के वाई और एच आकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो 2 प्रकार से हल्की और छोटी होती है, दूसरा भारी होती है जिसे हम द्विलक कहते हैं। अब 2 द्विलक मिलकर एक प्रतिरक्षी अणु का निर्माण करते हैं जिसमें भारी जो श्रृंखला है वो 440 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है, और जो हल्की श्रृंखला है वो 220 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। तो प्रतिरक्षी क्या होते हैं? प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं जो प्रतिजन से क्रिया करके विशेष संरचना बनाते हैं। जब प्रतिजन स्तर और विशेष प्रकार की संरचना बनती है तो ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिरक्षी अणु की संरचना किस प्रकार से बनी हुई है। तो ये चित्र भी आपकी परीक्षा में 1 नंबर का आ चुका है। तो आप अच्छे से इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि केवल प्रतिरक्षी की बात हो रही है। जब प्रतिरक्षी की बात होती है तो आप इसी टॉपिक को पढ़ें, इसी टॉपिक को आपकी पुस्तक के अंदर पूरा पढ़ें, तब कहीं जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि 2 प्रश्न में बता रहा हूँ आपको, तो हिंज क्षेत्र क्या है और पैराट्रोप क्या है। आप अच्छे से इससे छोटे छोटे प्रश्नों को जरूर देखें और इनकी परिभाषाओं को भी आप याद करें, क्योंकि 1 नंबर में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखें टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, यानी प्रतिरक्षियों के प्रकार क्या हैं। अब इनमें से भी 2 प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं अभी तक, यानी कि इस चैप्टर से 1 और 2 ये तो मैंने बता दिए। अब भी आपके टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी जो दे रखे हैं, प्रतिरक्षियों के जो प्रकार हैं, ये आपके बुक में 5 प्रकार दे रखे हैं, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। प्रतिरक्षी के निम्न 5 प्रकार हैं। अब यहाँ पर आप देखें IG, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन, IG की फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबिन। अब ये जो इसके 5 प्रकार हैं, पहला प्रकार IgG, दूसरा प्रकार IgM, तीसरा प्रकार IgA, चौथा प्रकार IgE और 5वां है IgD। इस प्रकार से ये कुल 5 प्रकार हैं।
जिनके सिंबल जैसे आईजीजी, गामा, म्यू, अल्फा, एप्सिलॉन, डेल्टा, इस प्रकार से इनके सिंबल भी दे रखे हैं। अब मैं आपको बता दूं पहला जो इसका प्रकार है आईजीजी, ये अपरा यानी कि प्लेसेंटा। अपरा क्या होता है? मां के गर्भ में जो नवजात शिशु पलता है उसको पोषण प्राप्त करने के लिए जो संरचना बनती है जिसे हम अपरा और अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं। तो भ्रूण जो है मां के गर्भाशय के अंदर और माता के शरीर से पोषण प्राप्त करके उस नवजात तक पहुंचता है, तो वो जो संरचना बनती है इसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो आईजीजी जो प्रतिरक्षी है वो अपरा को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकता है। यानी कि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है। ऐसी प्रतिरक्षी जो प्लेसेंटा यानी कि अपरा को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकती है, क्या नाम है? तो आंसर है आईजीजी। अब देखो आप लोग किस प्रकार से इस प्रश्न को घुमाया। अपरा को पार करने वाले प्रतिरक्षी का नाम बताइए। अब अपरा प्लेसेंटा क्या है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये आईजीजी। दूसरा है ये जो तीसरा नंबर का जो भाग दे रखा है आईजीए अल्फा। अब ये आपको बता दूं मां के दूध में पाया जाता है। तो यहां पर भी प्रश्न आ चुका है एक मात्र प्रतिरक्षी जो मां के दूध में पाया जाता है और जो नवजात जो होता है उसके पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो प्रतिरक्षी कौन सा है? तो आईजीए। ये दोनों प्रश्न जो है परीक्षा में आ चुके हैं। अब आप देखिए 2, 3 और ये 4 चारों ही प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो अब किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है देख लीजिए आप लोग कि हमें छोटे छोटे प्रश्नों को किस प्रकार से सेट करके उसको कंप्लीट करना है। फिर दूसरा जैसे दे रखा है आईजीए प्रथम प्रकार का उत्पादित प्रतिरक्षी। हो सकता है जो रह गए हैं उनमें से भी उनका प्रश्न बनता है, तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखें। आईजीई एलर्जी क्रियाओं में सहायक यानी कि मास्ट कोशिकाएं जो होती है, कल भी आपने लिखा मारक कोशिकाएं, तो उनके जो सहयोग में आईजीई और लास्ट में आईजीई। इस प्रकार से जो है आप ये पांचों ही प्रकार इसकी और डिटेल आप आपकी किताब के अंदर देखें तो कंप्लीट आपको याद हो जाएगा कि प्रतिरक्षी के कितने प्रकार होते हैं। तो 5 प्रतिरक्षी की संरचना किस प्रकार से है। तो ये जो H और L आकार की जो संरचना जो आपको बनानी है। प्रतिरक्षी क्या होते हैं? प्रकार के प्रोटीन है। ये समस्त चीजें जो है आपको केवल प्रतिरक्षी से संबंधित ही अध्ययन करना है, क्योंकि प्रतिजन जो सूक्ष्म एंटीजन जिसे हम कहते हैं वो कल आपने देखा बाहरी पदार्थ या रोगाणु, प्रतिरक्षी शरीर में उपस्थित प्रोटीन। इस प्रकार से जो है आप इसको छोटे छोटे भागों में अगर डिवाइड करके पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। और 3 प्रश्न इस पार्ट से बनते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं और किस टाइप से है ये मैं आपको साथ में बताता भी जा रहा हूँ। तो आप भी उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसके लिए हमें 2 टुकड़े करके प्रतिरक्षा और रक्त समूह के अध्ययन को करना है। तो निश्चित तौर पर आप इसको पढ़ें, समझें और लिखें और लगातार अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय भारत।